Namaste, hello Jule. Welcome to Act Talks. पहले का एविडेंसेस थे इंडिया में, उससे पहले का हमें डायरेक्टली ह्यूमन फॉसिल फॉर्म में कुछ मिले नहीं है। तो ये रीजन है कि कंपैरेटिवली शॉर्टर पीरियड होने की वजह से ज़्यादा फॉसिल्स मिले नहीं है हमें, या फिर प्रॉब्ली बाकी के एनिमल्स बहुत जाइजेंटिक थे तो उसके मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये भी रीजन हो सकता है। तो बेसिकली जो कुछ एविडेंसेस हमें मिले हैं तो फॉसिल्स बहुत कम है। तो उसके बाद अगर कुछ आता है, क्योंकि अभी कल्चरल अब हैबिटेट फॉर्मेशन नहीं हुआ था, कुछ सिविलाइजेशन एक्सपांड हुआ नहीं था, तो इसके लिए हमें उनके कुछ ट्रेसेस नहीं मिलते, रिमेन्स नहीं मिलते। जैसे हम लोग कहे कि उनके पॉटरीज, टॉयज, या फिर उनके इक्विपमेंट, फार्म इक्विपमेंट, हंटिंग कुछ मिलते नहीं है। तो बेसिकली उनका जो कुछ पाया जाता है हमें वो स्टोन के फॉर्म में पाया जाता है। तो उनके स्टोन इम्प्लीमेंट्स है, कुछ स्टोन टूल्स है, कुछ मिसलेनियस स्टोन के उन्होंने बनाए हुए कुछ स्ट्रक्चर्स है, तो वो हमें मिलते हैं। तो बेसिकली आप इमेजिन करें कि वो विल्डरनेस में, फॉरेस्ट में आदमी रहता था, और वर्ल्ड में अगर देखा जाए दुनिया में, तो बाकी सबको नेचुरली कुछ ना कुछ एक एडेड एडवांटेज है टू कोप अप विद द सिचुएशन एंड टू टू अडेप्ट। क्योंकि हम लोग एडेप्टेशन केस में देखते हैं कि डार्विन की थ्योरी के हिसाब से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बहुत सारे जाइजेंटिक एनिमल्स भी एक्सटिंक्ट हो गए हैं। जैसे मैमथ है, जो इतना जाइजेंटिक एलिफेंट था। फिर उसके बाद वुली राइनो है, वुली बियर्स थे, ये बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उसका रीजन है क्योंकि वो अडेप्ट नहीं कर पाए। लेकिन ह्यूमन एग्जिस्टेंस है जो 25 लाख साल से पाया जाता है, वो अडेप्ट कर चुका है नेचुरली। उसके पास ऐसे कुछ एडेड एडवांटेज नहीं था, कटिंग एज नहीं थी कि उसके पास कुछ क्लॉज हो, या फिर कैनाइन, शार्प कैनाइन्स हो, या फिर शार्प उसको नेल्स हो, ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो कोप अप कर सके। तो बाकी के एनिमल्स उससे उस पे हावी हो सकते थे, लेकिन ह्यूमन के पास जो था वो था स्ट्रॉन्ग ब्रेन था, जिसका इस्तेमाल करके थ्रू ऑब्जर्वेशन ने पाया इस पे मात कर देने के लिए हमें कुछ सीखना पड़ेगा। तो उसका ऑब्जर्वेशन जो था वो इतना सटीक था कि वो ऑब्जर्व कर करके एक एक चीज उसने उस पे प्रोफिशिएंसी लाई। जैसे स्टोन था, तो स्टोन टूल्स आप देखोगे कि थ्रू आउट दैट पीरियड स्टोरेज को हम लोग 3 पीरियड में डिवाइड करते हैं। एक होता है अर्ली स्टोन एज है, जिसको पैलेलिथिक एज बोलते हैं। देन मेसोलिथिक होता है, मिडल स्टोन एज, और लेट स्टोन एज है, जिसको नियोलिथिक कहा जाता है। तो जो पैलेलिथिक एज है वो बहुत समय तक रहा। तो इस पैलेलिथिक के एविडेंसेस हमें मिलते हैं महाराष्ट्र में, मोरगांव में, बोरी में, इवन हिमालय में शिवालिक फुटहिल्स में मिलते हैं। तो ये अर्लीस्ट स्टोन टूल्स हमें वहाँ पे बरामद होते हैं। तो ये स्टोन टूल्स से बहुत रूड थे, सिर्फ एक बड़े हैमर स्टोन से कोलिजन वगैरह करके और डायरेक्ट परक्यूशन मेथड से जो फॉर्म हुए हैं वो अर्ली स्टोन टूल्स थे, और वो बहुत बहुत क्रूड थे, ह्यूज थे। फिर बाद में उसको पता चला कि इसका इस्तेमाल इतना सटीक तरीके से हो नहीं सकता। इसके लिए फिर एडवांसमेंट आया, फिर उसको उसकी शार्पनिंग बढ़ गई, मटेरियल अच्छा इस्तेमाल करने लगे, अच्छे तरीके का स्टोन जो इसके वेदरिंग ना हो, या फिर जो ग्रैनुलर इससे ना हो, यानी सैंडस्टोन वगैरह ना हो, जो क्वार्ट्ज या फिर चर्ट, ऐसा कुछ क्रिप्टो क्रिस्टलाइन फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कोई स्टोन हो, तो उसका इस्तेमाल किया गया। फिर वो स्टोन टूल की साइज कम होती गई, उसमें ग्रिप आए, इस तरीके से वो स्टोन टूल्स बनाए गए। और फिर उसके बाद उसकी साइज बढ़ी, छोटी होती गई, और वेट कम होता गया, शार्पनेस बढ़ती गई, कटिंग एजेस होते गए, फिर मल्टीपल यूजेस होते गए। पहले सिर्फ हैंड एक्स वगैरह था, बोरर था जमीन की खुदाई करने के लिए, और जो हैंड एक्स था, हैंड एक्स के भी मल्टीपल यूजेस थे। जैसे एक लकड़ी के रॉड को लगा के, तो बांध के एक्स की तरह यूज किया जाता था। तो वो पेड़ काटने के लिए भी होते थे, या फिर किसी पे अटैक करने के लिए भी होते थे। तो हैंड एक्स से फिर ये टाइपोलॉजीज उसकी वेरिड होती गई, क्रेपर आ गए, चॉपर आ गए, फिर बाइफेशियल हैंड एक्स आती गई, फिर क्लीवर आ गई। तो ऐसे बहुत सारे डायमेंशन होते गए और एडवांसमेंट होता गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टोन का ही इस्तेमाल किया गया है,
वुडन टूल्स भी बनाए गए होंगे, बोन्स के भी बनाए होंगे, लेकिन रिलेटिवली उसका डिकम्पोजिशन ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ये बहुत ही कम पैमाने में पाए जाते हैं। जैसे कुछ जगहों से हमें बोन के भी टूल्स मिले हैं, लेकिन वो बहुत कम इसमें पाए गए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो कम पैमाने में यूज़ हुए होंगे, प्रोबब्ली वो डिकम्पोज़ होता है, इसके लिए उसका यूज़ वो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते कि कितने पैमाने में यूज़ होता है, लेकिन स्टोन हम कर सकते हैं। आज भी बहुत सारी जगह पे अनटच्ड रिवर बेसिन, वैलीज़, केव्स, वहाँ पे हम लोग स्टोनेज के टूल्स हमें बराबर होते हैं, और उसपे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने प्रोफिशिएंसी बरामद की थी विदाउट यूजिंग एनी मेटल ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेटल पता ही नहीं था, तभी तक डिस्कवरी हुई नहीं थी। तो ऐसा नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने इतनी प्रोफिशिएंसी हासिल की थी कि इस तरीके से शार्पनिंग करते थे कि उसका हैमर भी स्टोन का ही होता था, छन्नी की तरह इस्तेमाल भी स्टोन का ही होता था, नाइफ भी स्टोन की होती थी, और छोटे-छोटे ब्लेड्स जो बनते थे वो भी स्टोन के बनते थे। इसका इस्तेमाल करके इन्होंने बड़े-बड़े मैमल्स, तभी के मैमल्स बहुत जाइजेंटिक थे, तो बड़े-बड़े मैमल्स की हंटिंग की है, कम्युनिटी हंटिंग हुई है, मैमथ की हुई है। हालाँकि ऐसा भी माना जाता है कि वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीज़न बिहाइंड द एक्सटिंक्शन ऑफ दिस ग्रेट मैमथ, एक्सेसिव हंटिंग बाय ह्यूमन्स, ये था कि इतने बड़े, जो आदमी से 40-50 गुना बड़ा जाइजेंटिक था, उसकी भी शिकार इन्होंने की थी। इतने हद तक की थी कि वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो इतने बड़े-बड़े जानवरों की इन्होंने शिकार की है विद द यूज़ ऑफ दिस स्टोन टूल। तो इसमें आप देखोगे कि किस तरीके से उन्होंने एडवांसमेंट लाया है। तो कुछ स्टोन टूल्स थे मेरे पास, तो मैं आपको एक-एक करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं स्टोन टूल किस तरीके से होते हैं। इस पे नैपिंग के मार्क है। ये रैंडम नैपिंग नहीं है, ये स्किल्ड वर्क का काम है। स्किल्ड वे से की है। ये चॉपर है, इसकी ये एज है, बहुत शार्पन एज है। हालाँकि इससे मेटल से तो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन स्टोन में अगर देखा जाए, तो इसको बहुत शार्पन किया गया है और उसपे ग्रिप आती है, इस तरीके से। तो इसे चॉप किया जा सकता है। फ्लेश चॉप हो सकता है, या फिर कुछ ऑब्जेक्ट से जो हंटिंग किए गए वो चॉप हो सकते हैं। तो इसका चॉपिंग के इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जो हाथ में धरा जा सकता है पाम में, तो इसके लिए वो भाग बहुत स्मूथन होता है, और ये भाग, ये हिस्सा यहाँ पे नैपिंग के मार्क है। फ्लेक्स यहाँ से निकाले गए हैं। तो बड़े से पत्थर में से ये इन्होंने फ्लेक्स निकाल के ऐसे बनाए हैं चॉपर। तो ये आप स्टोन देख सकते हैं, इसमें एक लस्टर है, स्ट्रेंथ है, शार्पनेस है रिलेटिवली। ये चर्ट है, ब्राउन चर्ट है। दूसरी चॉपर है जो क्वार्ट्ज की है। चर्ट इससे अच्छा और ड्यूरेबल मटेरियल है। क्वार्ट्ज नहीं है, क्योंकि चर्ट क्वार्ट्ज का ही फॉर्म है, लेकिन वो क्रिप्टो क्रिस्टलन फॉर्म है। ज्यादा अच्छे से मेटामॉर्फोसिस होने की वजह से वो में लस्टर भी है और फॉर्मेशन भी अच्छा है। ये रिलेटिवली उसका फॉर्मेशन थोड़ा क्रूड है, लेकिन फिर भी उसका यूज टॉपिंग केस में किया जाता है। फिर इससे भी, ये भी एक चॉपर है, क्लीवर है। ये सैंडस्टोन है, आप देख सकते हैं ग्रैनुलर सैंडस्टोन है। तो आप ये एडवांसमेंट देख सकते हैं। ये पहला सैंडस्टोन है, फिर क्वार्ट्ज है, और फिर चर्ट है। ये तीनों मैंने आपको चॉपर दिखाए। ये चर्ट की हैंड एक्स है।
समोट बीन शेप है, इसमें ग्रिप रखी जा सकती है। आप देख सकते हैं ये टिप है, ये ब्रॉड एंड है, वो टेपरिंग होता जाता है। ये बहुत ब्यूटीफुल हैंड एक्स है, प्रॉब्ली अनयूज होगी क्योंकि कहाँ पे भी चिप उसका खराब हुआ नहीं है। तो ये हैंड एक्स, दूसरी एक हैंड एक्स है, ये सेम चर्च की बनी हुई है, सिंगल साइडेड यूनिफेशियल हैंड एक्स है। एक तरीके से एक तरफ से यूज किया जा सकता है। इसको इसको लगा भी सकते हैं रॉड को, लकड़ी के इसको, और बांध के उसको हैंड एक्स की तरह या हाथ में भी रख सकते हैं। हैंड के साइज की, इसके लिए हैंड एक्स कहा जाता है। फिर ये एग्जैक्टली बीन शेप है। ये थोड़ी लंबी है, तो ये भी आप इसके नैपिंग मार्क देखिए। जैसे डायमंड की वैल्यू उसके कटिंग से होती है। जितनी अच्छी कटिंग, जितनी ज्यादा कटिंग, उतना वो प्रीशियस होता है। वैसे स्टोन टूल का भी है, जितना, हालांकि इसकी यूटिलिटी थी, आज के जमाने जैसे एस्थेटिक वैल्यू नहीं है। आज हम उसको एस्थेटिक फॉर्म में देखते हैं, एस्थेटिक वैल्यू के फॉर्म में, बट इसकी यूटिलिटी बहुत थी। लेकिन शार्पनेस को किस तरीके से दी गई और कितना वर्क उस पर किया गया, स्किलफुल वर्क, इसके वजह से वो ज्यादा प्रीशियस हो जाता है। ये मैंने आपको शर्ट का दिखाया, फिर ये येलो शर्ट है, ये बाईफेशियल है, दोनों तरफ से यूज होता है, यहाँ से भी यहाँ से भी। ये बहुत एक्सीलेंट मटेरियल है, काफी लश्कर है इसमें, और काफी आर्टिस्टिक, काफी स्किलफुल वर्क है इस पे। आप इसका एज देखिए। तो क्वार्ट्ज स्टड है, बसॉल्ट का भी मेरे पास एक इकलौता एक सैंपल है, छोटा सा हैंड एक्स है। ग्रेनाइट, वोल्केनिक वाला, जो सेंट्रल इंडिया में बहुत कम पाया जाता है, लेकिन वो भी यूज हुआ है। और फिर और एक छोटी सी हैंड एक्स है। अभी ये टूल्स बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल करते थे, ये राउंड शेप, ये हैमर स्टोन है, जिसके लिए कुछ इक्विपमेंट टूल्स बनाने के लिए हम हैमर का इस्तेमाल करते हैं स्ट्राइक करने के लिए। तो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट परक्यूशन मेथड है, उसके लिए स्ट्राइकिंग के लिए हैमर का यूज होता है। तो ये हैमर है, तो इसको हैमर स्टोन कहा जाता है। राउंड शेप होता है, हाथ में परफेक्टली फिट होता है, जिससे आप स्ट्राइकिंग करते वक्त आपकी ग्रिप अच्छी से रहे। तो ये हैमर स्टोन है। ऊपर एक बड़ा बोरर है, ऐसे यहाँ से पकड़ के डिगिंग करने के लिए, बोरिंग करने के लिए, ये एक बोरर है। ऐसे एक छोटा एक बोरर है इसके पास, तो ऐसे इस्तेमाल करके डिगिंग करने के लिए यूज होता है। तो हैंड एक्स हो गया, चॉपर हो गया, बोरर हो गया, फिर स्क्रेपर होता है स्क्रैपिंग करने के लिए। तो ये कुछ है स्क्रैपर।
साइड स्क्रैपर है, साइड से आप स्क्रैपिंग करते हैं। ये है इसकी मिडल रिज, देख सकते हैं कितनी प्रोमिनेंट है। स्क्रैपिंग करने के लिए यानी स्केल, एनिमल की स्केल निकालने के लिए, कट करने के लिए इसका यूज होता था। स्क्रैपर है। फिर ये नाइफ है। ये जो आप देख सकते हैं कितनी शार्प है, रिज है प्रोमिनेंट, ऊपर से यहाँ से ये हाथ में पकड़ सकते हैं। फिर एक अलग हैंड एक्स है। ये फ्लिंट मटेरियल है, इसमें बहुत ज्यादा चमक है और बहुत स्किलफुल वर्क भी है इससे। मटेरियल की चॉइस देखिए अब, इससे आपको पता चलेगा किस तरीके का मटेरियल को यूज करते हैं। जिसकी ड्यूरेबिलिटी होती थी वो विथ ये सब झेल पाता था, स्ट्राइकिंग इससे झेल पाता था, और उससे शार्पनेस भी आना चाहिए उस मटेरियल में, फ्रेजाइल ना हो, वो हार्ड हो। तो इस तरीके का ये मटेरियल यूज करते, जहां से भी थे मिलता था वहां से लाते थे, इकट्ठा करते थे और उससे करते थे। तो ये रिवर बेसिन में इसे पाए जाते हैं, जहाँ पे स्टोनेज की कुछ रिमेन मिलते हैं। कुछ कुछ जगह पे बड़े पैमाने पे ऐसी साइट्स होती है जिसको हम लोग फैक्ट्री साइट बोलते हैं, जहाँ पे बैठ के, इकट्ठा बैठ के लोगों ने बड़े पैमाने पे स्टोन मेकिंग का काम किया गया था। एक और एक रह गया। ये राउंड स्क्रैपर है, राउंड है ये पूरा, और हाथ में पकड़ के ये देखो, ये पूरा प्लेन दिखता है, और ये राउंड स्क्रैपर है। साइड स्क्रैपर थी, डबल साइड स्क्रैपर है, एंड स्क्रैपर है, तो ये राउंड स्क्रैपर है। एक दूसरा एक नाइफ है मेरे पास। देखिए कितनी प्रोमिनेंट रिच है ये, और शार्पनेस भी। इस हिस्से पर हाथ रख के आप कटिंग कर सकते हैं। ब्लेड जैसे काम करेगा ये, इसलिए इसको नाइफ बोलते हैं। ग्रीन शर्ट है ये, मटेरियल बहुत अच्छा है। तो मैंने आपको पैलेलिथिक टूल्स दिखाए, जो बड़े वाले टूल्स हैं, हाथ के साइज के है, चॉपर है, स्क्रैपर है, हैंड एक्स है, यूनिफेशियल बाइफेशियल हैंड एक्स है, क्लीवर है, बोरर है, अलग अलग किस्म के हैं। और भी है हैमरस्टोन के बाद भी, जो अनक्लासिफाइड है, जो मिस्टेनियस हम बोलते हैं, जिसके मल्टीपल यूजेस हुए होंगे, जो हमें पता नहीं है, जिसको हम लोग आर्टिफैक्ट करके बोल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसको हम लोग मैपिंग मार्क से या फिर उस साइट के प्रोमिनेंस से हम लोग पता कर सकते हैं कि यहाँ पे स्टोनेज साइट है क्या। तो ऐसे रिवर एंड वैली में मिलता है। हमें वेस्टर्न महाराष्ट्र में है, फिर प्रवरा वैली में है, कृष्णा बेसिन में भी मिले हैं, नासिक के पास है, नेवासा साइट है, फिर ईस्टर्न विदर्भ में बहुत सारी साइट्स है। जैसे चंद्रपुर में ही मैंने लगभग मोर देन 30 साइट्स है जो मैंने डिस्कवर की है, जो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ टू माय रिसर्च पेपर। तो कुछ पैलेलिथिक और कुछ मेसोलिथिक साइट्स मिली है मुझे वर्धा एंड वनगंगा बेसिस में। तो ये जो रीजन है, क्योंकि यहाँ पे अ, आज भी इतना डीप पेनिट्रेशन हुआ नहीं है ह्यूमंस का, इतनी सेटलमेंट बड़ी नहीं है, तो वहाँ पे पाया जाता है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में इसलिए कम दिखता है, एक तो यहाँ पे इरोजन भी ज्यादा होता है, मटेरियल भी इतना शार्पन मिलता नहीं है रिलेटिवली, और सेकेंडली है कि यहाँ पे अभी जगह जगह पे एंक्रोचमेंट हुआ है, जगह जगह पे फार्म फील्ड फैल गई है, एकदम रिवर रिवर बेसिन तक आ गई है, इवन माउंटेन्स तक आ गई है। तो अभी यहाँ पे सब वो एरियाज वो डिस्ट्रॉय हो गए। इसके वजह से वो यहाँ पे मिलना थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट हो गया है। लेकिन सेंट्रल इंडिया में छत्तीसगढ़, झारखंड फॉरेस्ट एरिया जो है, गढ़चिरौली का फॉरेस्ट एरिया है, तेलंगाना रीजन है, यहाँ पे अभी भी बड़े पैमाने पे मिलते हैं। इसका रीजन वही है कि
डेवलपमेंट कम है, डिस्ट्रक्शन कम हुआ है वहाँ पे, इसलिए हमें वो ये पाया जाता है। फिर उसके बाद मेरे पास कुछ टूल्स है। माइक्रोलिथिक टूल्स है, इसके बाद मेगा जो बड़े टूल्स है पैलेयोलिथिक टूल्स। तो पैलेयोलिथिक के बाद जो माइक्रोलिथिक फेज आता है कि जो बड़े टूल्स थे वो फेंक के मारते थे या फिर माउंट करके ये करते थे, लेकिन ये एक बड़ा बड़ा टूल्स, उसको बड़े टूल्स और हैवी होने की वजह से वो रिवर बेसिन में बैठ के प्रिपेयर करना जरूरी था। लेकिन वो बहुत रिस्की भी होता है क्योंकि वहां पे एनिमल्स का आना जाना होता है, एनिमल्स की साइटिंग भी होती है, उनको मारा भी जा सकता है, लेकिन वहां पे खुद को भी डेंजर रहता है। तो फिर ह्यूमंस ने रॉक शेल्टर्स या फिर नेचुरल शेल्टर्स का सहारा लिया, जैसे भीम बेटका है। तो वहां पे उन्होंने माइक्रोलिस वगैरह मेकिंग चालू कर दिया, क्योंकि वहां पे जाके एक एक छोटे टुकड़े से भी आप बहुत सारे टूल्स बना सकते हैं। हालांकि वैसे ही एक बड़े स्टोन से एक ही टूल्स बनेगा पैलेयोलिथिक में, लेकिन इसमें छोटे इससे बहुत सारे टूल्स बनेंगे। जैसे ये आप देख सकते हैं, इसमें मार्किंग है 1 2 3 4। तो इससे ब्लेड्स निकाले गए हैं, ये कोर है, इससे छोटे छोटे ब्लेड्स होते हैं इस साइज के, बड़े होते हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर का जो होता है छोटे छोटे टूल्स होते हैं, उसको माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। ये बेसिकली मेसोलिथिक पीरियड में आते हैं, और ये कैल्सिडोनी, अगेट, जैस्पर, चर्ट इस पे बनते हैं, ये भी देख सकते हैं आप। एक इससे बहुत सारे मिलते हैं, फिर उसको हाफ किया जा सकता है, लकड़ी पे हाफ किया जा सकता है या फिर बोन पे हाफ किया जा सकता है और फेंक के मारा जा सकता है, जैसे स्पेयर पार्ट मैकेनिज्म होता है। तो इसकी वजह से हम लोग, उसकी यूटिलिटी बढ़ गई, एडवांसमेंट बढ़ गया, शार्पनेस आ गया। इवन स्पीयर हेड होते हैं, एरो हेड होते हैं, उसके टॉप पे माउंट करके हम लोग अटैक कर सकते हैं। वो ज्यादा शार्पन होते हैं, ज्यादा दूर तक अटैक हो सकता है और इन सब से बच के हो सकता है। तो जब ये केव्स और रॉक शेल्टर में रहना चालू हो गया, जब के दौरान माइक्रोलिथ्स में बड़े पैमाने पे पाए जाते हैं। भीमबेटका जो है, भीमबेटका में मोर देन 300 रॉक शेल्टर्स है आज, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो मध्य प्रदेश में भोपाल के पास ही है, या फिर उससे 50 किलोमीटर के पास ही है। तो वहाँ पे आज आपको रॉक शेल्टर्स में रॉक पेंटिंग्स मिलेगी जो मेसोलिथिक मैन ने बनाई है, और उस जो डिपिक्शन किया है, जो नेचुरल डिपिक्शन है रेड और रेड गेरू में या फिर व्हाइट में, जो डिपिक्शन वगैरह किया है, उसमें उनका एक सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ पता चलती है, जो बहुत प्रिमिटिव थी रिलेटिवली आज से। और उन्होंने नेचर को किस तरीके से देखा, तो वो एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन फॉर्मेशन मिलता है जिनको, जिनके डांसेस थे, कम्युनिटी हंटिंग है, कम्युनिटी गैदरिंग थे, इवन रिलीजियस कुछ प्रैक्टिसेस थे, कुछ सोशल कस्टम्स है, इसका डेपिक्शन हमें मिलता है। तो ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है, पेंटिंग है, स्केचेस है, जिससे हमें जिससे हम इंस्पिरेशन लेते हैं और जिससे हमें पता चलता है कि इस पीरियड में एक बहुत बड़े पैमाने पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस रहा है, जो रॉक शेल्टर्स में रहा है, जो जो एडवांस था, पैलेयोलिथिक पीरियड से एडवांस था, और रॉक शेल्टर्स का सहारा लिया था उन्होंने, नेचुरल रॉक शेल्टर्स का। तो ऐसे कुछ रॉक शेल्टर्स हैं जो आज एक बड़ी रेपोजिटरी है ऑफ नॉलेज, जो हमें एक बड़े पैमाने पे नॉलेज देती है कि सभी का एग्जिस्टेंस कैसे था, तभी हम लोग इवोल्यूशनरी स्टेजेस में क्या क्या सीखे थे, किस तरीके से हम लोगों ने चीजों को एक्वायर किया, किस तरीके चीजों चीजों को हम लोगों ने उसको विजुअलाइज किया, और किस तरीके से हमने उसको समझा है। तो ये सब हमें वहाँ पे मिलता है। तो इवोल्यूशनरी स्टेजेस में बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। हम लोग जिसको इतना आर्कियोलॉजी बोलते हैं, कि सोशल और कल्चरल उनका उनकी लाइफ क्या थी, यह हमें मेसोलिथिक पीरियड से बहुत ज्यादा पता चलता है। एंड टुवर्ड्स नियोलिथिक में, जब भी सेमी सेडेंट्री लाइफ थी, यहाँ पे वॉन्डरिंग भी चलती थी, और कुछ जगह पे फार्मिंग भी शुरुआत हो रही थी। तो ऐसे इसमें हम लोगों को जो टूल्स मिलते हैं वो फार्मिंग वाले और सेमी हंटिंग वाले मिलते हैं। ऐसे बाकी जैसे क्रूड टूल्स इतने कम पाए जाते हैं। तो स्टेल्ट है, एक्सेस है, तो बहुत शार्पन मिलती है, लेकिन उस पर डिपेंडेंसी कम पाई जाती है नियोलिथिक केस में। और टुवर्ड्स
एग्रीकल्चरल लाइफ चालू होने की वजह से हंटिंग और एग्रीकल्चर दोनों साइड बाय साइड चल रहा है। और उसके बाद में ह्यूमन सिविलाइजेशन के तरफ फार्मिंग कम्युनिटीज बढ़ने लगी और चालकोलिथिक एज आया, जहाँ पे हट के फॉर्म में कम्युनिटीज वगैरह हुई, जहाँ पे हम लोग इराम गांव है, चंडोली है, दाइमाबाद है नगर के पास। ऐसे कुछ साइट्स है जहाँ से हमें पॉटरीज बरामद की, जो पेंटिंग पॉटरीज है, पेंटेड है, डिजाइन पॉटरीज है। फिर कैटल के बोन्स थे, डोमेस्टिकेशन भी चालू हुआ था, तो ये सब हमें वहां से पता चलता है। तो कुछ टूल्स है मेरे पास, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा ये हो गया है। तो निकालते वक्त थोड़ा हिल गया। तो आप वो देख सकते हैं नीचे ये जो छोटे छोटे है, ये ब्लेड्स है। और ऊपर के जो है, इसका मटेरियल भी देखिए, कैस्पर है, एगेट है, चैल्सिडोनी है, इसमें फाइन लश्कर है। इसलिए अच्छे से रखे थे, ये अभी कुछ स्टोन टूल निकालते वक्त थोड़ा हिल गया। लेकिन आप वो देख सकते हैं, ब्लेड्स जो दिख रहे हैं ना, इलोंगेटेड है, शार्पन है, ये इन्होंने पत्थर से ही कटिंग की है, यानी स्टोन से ही कटिंग की है, जो बहुत आज के इसमें बहुत डिफिकल्ट कह सकते हैं। ये देखिए, ये एक इससे कितने सारे स्टोन टूल्स बनाए गए होंगे, ये देखिए। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इससे ऐसे ऐसे जो ब्लेड्स हैं, ये ऐसे निकाले गए हैं। तो आप देख सकते हैं, ये जो कोर है और इससे जो ब्लेड्स निकले हैं, तो उसमें से फिट आ सकते हैं। तो ऐसे कोर से ऐसे बहुत सारे ब्लेड निकाले गए हैं, तो एक एक कोर से बहुत सारे ब्लेड्स निकले हैं। तो जो टूल्स हम लोग पैलेलिथिक जमाने में भी जो नॉमेनक्लेचर है यही है, यहाँ पे भी कोर है, ब्लेड्स थे, ब्लेडलेस थे लंबे वाले, शार्पन है, सिंपल ब्लेड है, कॉम्प्लेक्स ब्लेड है, रिसर्च ब्लेड है। फिर उसके बाद क्रिपर है, चॉपर है, पॉइंट है, टैंक पॉइंट है, छोटे बोरस है, एरो हेड है, स्पीयर हेड है। ऐसे कॉम्प्लेक्सिटीज और नॉमेनक्लेचर बढ़ते गए और डाइवर्सिफाई होते गए, क्योंकि यूजेस बहुत हो गए, मल्टीप्लिकेशन हो गए। जैसे पिछले जमाने में हैंडेक्स का ही इस्तेमाल कुछ तोड़ने के लिए होता था, काटने के लिए होता था, मारने के लिए होता था, लेकिन बाद में जाके चॉपर का इस्तेमाल काटने के लिए होने लगा, क्रेपर का स्केल निकालने के लिए होने लगा, बोरर का खुदाई के लिए होने लगा, और हैंडेक्स का हंटिंग के लिए होने लगा। तो जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते गए, तो उसमें फिर डाइवर्सिफिकेशन बढ़ गया, और हर एक टाइप की एक्टिविटीज के लिए उस अलग टाइप के टूल्स होने लगे। तो कुछ कुछ टूल्स ऐसे शार्प टूल्स थे जो हाफ करते थे, कुछ एरो हेड या फिर स्पीयर हेड के फॉर्म में यूज करते थे, और इस तरीके से वो यूज किया जाता था। तो ये हुआ स्टोन एज। तो कुछ मेरे पास उसी स्लाइड में कुछ चीजें हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ इमेजेस। ये देखिए, पुली राइनो इसकी हंटिंग करते हुए दिख रहा है। प्रिमिटिव मैन, फिर ये प्रिमिटिव कम्युनिटी है स्टोन एज मैन की। एक जगह पे वो स्टोन टूल मेकिंग चल रहा है, कुछ जगह पे हंटिंग का सीन चल रहा है, कुछ जगह पे हट्स है, और कुछ जगह पे कुछ प्रिपरेशन वगैरह हो रहा है स्केल निकालने का। ये देखिए हंटिंग है। तो बहुत सारे मैमल्स सभी के जो बहुत जाइजेंटिक है, जो अब फॉसिल फॉर्म में मिलते हैं या फिर इम्प्रिंट्स मिलते हैं जिनके, और एक्सटिंक्ट हो गए हैं। वुली राइनो है, वुली बियर है, और
मैमथ है, और बहुत सारे ऐसे बहुत सारे टेक्निकल नेम से नॉमेनक्लेचर किए गए हैं। तो ये सब हमें दिखता है कि उस वक्त ये एक्सेसिव हंटिंग हुई है उनकी। ये देखिए स्टोन टूल मेकिंग टेक्निक है, जिसमें एक जगह पे चिप्स निकाले जा रहे हैं। कुछ टूल्स होते हैं जो कोर टूल्स होते हैं ना, बड़े पत्थर से दूसरा बड़ा पत्थर मार के, हैमर स्टोन से एक पत्थर पे बार बार ये करके स्ट्राइकिंग करके जो जो निकालते हैं, जो क्रूड टूल्स होता है जिसको कोर टूल्स बोलते हैं। और उसके बाद कुछ चिपिंग टोन्स होते हैं जो फ्लेक्स निकालते हैं। एक जगह पे आप देख रहे हैं छोटे छोटे फ्लेक्स निकाल रहे हैं, तो जो फ्लेक्स निकल गए तो वो ईच फ्लेक्स भी टूल हो जाता है, ब्लेड्स हो जाते हैं, ब्लेडलेट्स हो जाते हैं, जिसमें शार्पनिंग बहुत आ जाता है। लेकिन ये कटिंग टेक्निक जो जिस तरीके से सटीक तरीके से कट करे स्टोन को, ये सिर्फ प्रोफिशिएंसी का ही काम है, स्किलफुल वर्किंग है। तो आज हम लोग करें तो इतना प्रोमिनेंटली नहीं कर सकते अगर हमें उतना स्किलफुली हम उस पर प्रैक्टिस ना करें तो। इस तरीके से इन्होंने की थी और इसके बलबूते पे ही वो एडेप्ट कर सके इतने वाइल्ड फॉरेस्ट में, और बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे इसको मार के इन लोगों ने खुद को बचा सके। जो बड़े बड़े एनिमल्स आज एक्सटिंक्ट हो गए हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग आदमी आज भी बचा रहा उसके ब्रेन के, उसके दिमाग के बलबूते पे। और ये स्टोन टूल मेकिंग इस पे एडवांसमेंट होता गया। तो स्टोन टूल ये अकेला एक एविडेंस है उस वक्त का, जो हम लोग उससे आइडिया कर सकते हैं कैसे एडवांसमेंट होता गया था। फिर ये मेहमत देख सकते हैं कितना जाइजेंटिक था, कितने लंबे लंबे उनके टस्क होते थे, और इकट्ठा मिलके उसकी हंटिंग की जाती थी। इमेजिनरी पिक्चर है, किस तरीके से किया गया होगा, बहुत जगह पे मेहमत के फॉसिल्स मिले हैं। और ये ह्यूमन एवोल्यूशन है, फेजेज जो सबको पता है। कुछ आपको इस बारे में कुछ क्वेश्चन हो गए, कुछ पूछना होगा, कुछ डाउट्स होगा, तो आप एक्ट ऑफ का जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है उस पर आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो उसको मैं एड्रेस कर पाऊंगा इमीडिएटली। एक क्वेश्चन है कि आर देयर एनी टेस्ट नीड टू कंडक्ट टू आइडेंटिफाई एनी पर्टिकुलर स्टोन इज अ फॉसिल। तो हालांकि मैंने कहा है कि ये फॉसिल स्टडी थोड़ी सी टेक्निकल ब्रांच होने की वजह से, फॉसिल्स क्या होते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है के फॉर्मेशन की, जो मैंने कहा था कि पेट्रिफिकेशन है, फिर परमिनरलाइजेशन और सिलिस्टिफिकेशन है। तो मॉर्फोलॉजी सेम रहती है, और लेकिन उसका कंपोजिशन बदलता है, सिलिका फॉर्मेशन आ जाता है, उसकी वजह से वो बोन की तरह ही रहता है मॉर्फोलॉजिकली, लेकिन वो हैवी रहता है, स्टोन लाइक होता है। कुछ कुछ इसमें पूरा स्टोन लाइक हो जाता है, कुछ इसमें होता है, कुछ जगह के इम्प्रिंट्स होते हैं। लेकिन ये सब बहुत सारी ये जो चीजें हैं वो हमें सेडिमेंट्री रॉक में ही पाई जाती है। क्योंकि सेडिमेंट आए तो अगर कोई एनिमल अगर मिट्टी में दब जाए और उसके ऊपर से फिर सेडिमेंटेशन हुआ और उसके ऊपर से रिजर्वायर या फिर पानी वगैरह चलता रहा, फिर ये कंपोजिशन होगा, वो टाइट कंपोजिशन होता है जिसमें फ्लैश वगैरह का डिकम्पोजिशन होता है, लेकिन बाकी इसका हो नहीं पाता। और केमिकल थर्मल इफेक्ट की वजह से ये सिलिसिफिकेशन प्रोसेस चालू होता है, तो लैक्स एंड करोड़ ईयर्स लगते हैं। तो कुछ जगह पे इम्प्रिंट्स मिलता है, जैसे कुछ डेलिकेट ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, जैसे फर्न लीव्स है, उसका इम्प्रिंट्स मिलता है हमें, या फिर बटरफ्लाइज है, मॉथ्स है, उनके भी इम्प्रिंट मिलते हैं। क्योंकि बोन्स वगैरह कम होने की वजह से या फिर ना होने की वजह से ऐसा उनके फॉसिल्स मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो इम्प्रिंट्स थे वो इम्प्रिंट्स आज भी उस फॉसिल्स, उस काइंड डिफरेंट काइंड ऑफ
सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें मिलते हैं, तो किस तरीके के रॉक्स होते हैं, ये हमें पहले जानकारी होनी चाहिए कि हमारे सराउंडिंग में किस तरीके का जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, किस तरीके के रॉक्स मिलते हैं, कहाँ पे डिफरेंट क्रोनोलॉजिकली रॉक्स मिलते हैं। जैसे विंध्या और नर्मदा बेसिन है, ये बहुत पुरानी है। हिमालयन फॉर्मेशन रिलेटिवली नया है, क्योंकि वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से प्लेट टेक्टोनिक की वजह से हो गया है, कोलिजन की वजह से वो फॉर्म हुआ है, फोल्डिंग माउंटेन्स है, तो वो रिलेटिवली नया है। लेकिन विंध्या, अरावली ये पुराने हैं, और बाकी रिवर बेसिन से कुछ पुरानी है, तो उनके उनके साइड में हमें या फिर कुछ रिवर एंड कोर्स में हमें ये मिलते हैं फॉसिल। तो ये फॉसिल्स की स्टडी हो, डिफरेंट फॉसिल की, क्योंकि फॉसिल के फॉर्मेशन बहुत है। कुछ रिपोर्टेड फॉसिल है जिसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, कोई अनरिपोर्टेड भी मिल सकता है आपको, या फिर अनआइडेंटिफाइड भी होता है। तो इसके लिए हमें थोड़ी जानकारी चाहिए कि किस लेवल पे, सॉइल के किस लेवल पे, किस स्ट्रेटिग्राफी पे मिला है, कौन से पीरियड से वो बिलोंग करता है, और बाद में उसकी केमिकल सैंपलिंग एनालिसिस के से हम लोग पता कर सकते हैं कि अ, वो एरिया, वो वो एरा कौन सा है। एक क्वेश्चन तक, रिसेंटली देयर वर सम साइट Stonehenge like discovered in Maharashtra. Can you throw some light on that? तो Stonehenge आप देख सकते हैं कि विंडोज के डिफॉल्ट पिक्चर में भी वो Stonehenge की पिक्चर होती है। एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि मेगालिथिक पीरियड में, आयन एज में एक बरियल प्रैक्टिसेस होती थी, जहाँ पे कम्युनिटी कम्युनिटी से की बिलोंगिंगनेस बढ़ गई थी कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटीज का कोई एक प्रोमिनेंट पर्सन अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो लाइफ आफ्टर डेथ की जो आइडिया है वहां पे रूट होने लगी थी। तो उसको सिर्फ ऐसे ही रख के चले नहीं जाते थे, तो उसको बरी करते थे, और उसके मेमोरी को ये करने के लिए, मेमोरेबल एक यह करने के लिए, मेमोरी में उसके एक स्टोन खड़ा किया जाता था, उसको मेनहिर बोलते हैं। कुछ जगह पे उसको स्टोन सर्कल्स के अंदर दफनाया जाता था। कुछ जगह पे डॉलमेंस, जो टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रीडेसेसर्स ऑफ टेम्पल्स, तो वो टेम्पल्स लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें होते हैं। कुछ पेटी लाइक बरियल होता है, केस लाइक बरियल होता है, जिसको स्टिच बरियल बोलते हैं। तो ऐसे काइंड ऑफ बरियल्स है जो मेगालिथ पीरियड में आए थे। तो ये वैनगंगा बेसिन में ही कुछ 8 ऐसी बड़ी साइट्स मैंने 2 साल पहले डिस्कवर की थी, जिसमें मोर देन 150 मेनहिर्स डिस्कवर हुए हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ टाइपोलॉजीज मिली है जो अभी तक अननोन थी, अनरिपोर्टेड थी, और जो विदर्भ में अ, इतनी बड़े पैमाने में पाई जाती नहीं, या फिर पाई ही जाती नहीं। ऐसे कुछ टाइप मिले हैं, जैसे स्लैब सर्कल से एंथ्रोपोमॉर्फिक डॉल्मेन मिला है, कुछ फिश मिले हैं, कुछ जाइजेंटिक ऐसे बड़े मेनिल्स मिले हैं इन द सेंटर ऑफ स्टोन सर्कल। ये ऐसे कुछ मैंने रिपोर्ट्स किए हैं, जो चंद्रपुर भंडारा डिस्ट्रिक्ट में है। तो विदर्भा प्रॉब्ली वो पार्ट माना जाता है कि जहाँ पे मेगालिथिक कम्युनिटी बहुत थी, जहाँ पे मोर देन 100 साइट्स रिपोर्टेड हुई है। तो उसमें से 8 मैंने रिपोर्ट की है पिछले 2 साल में। और कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप यहाँ पे डाल सकते हो वीडियो के नीचे कमेंट में, तो मैं अगर आंसर कर पाऊँ तो मैं कोशिश करूंगा। और दूसरी एक बात है कि जो मैंने कुछ स्टोन टूल्स दिखाए थे, वो चंद्रपुर की एक साइट है, पापा मियाँ टेकरी, वहां से बरामद हुए हैं। ये 1960-61 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के श्रीनिवासन, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर की थी। उसके बाद में बहुत बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे के मैगजीन में इसका जिक्र होता गया था। उस पर कुछ कुछ रिसर्च ये भी लिखे थे,
पैराज भी लिखे गए हैं उसमें, कुछ एंटिक्विटीज जो मिली है जैसे स्टोन एज टूल मिले हैं तो वो भी वहाँ पे रिपोर्ट हुए थे। लेकिन उसके बाद में लगभग 20-25 साल पिछले आर्कियोलॉजिकल कम्युनिटीज फ्रेटर्निटीज इसको भूल गई एक तरीके से कि महाराष्ट्र में इतनी बड़ी साइट है और शायद इनको इसका पोटेंशियल भी इतने बड़े पैमाने पे है करके पता नहीं था, तो इसको साइडलाइन किया गया। तो जब भी मुझे पता चला कि उस एरिया पे मेडिकल कॉलेज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, टाटा मेमोरियल का हॉस्पिटल भी बन रहा है, कैंसर हॉस्पिटल, तो मैंने वो रिपोर्ट किया और उसका फॉलोअप लेके आखिर में सक्सेसफुली मैं उसको प्रोटेक्ट कर सका विद द हेल्प ऑफ स्टेट मशीनरीज, सीएमओ चीफ मिनिस्टर ऑफिस और स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट डेक्कन कॉलेज के साथ मिलकर उसको प्रोटेक्ट कर सका। तो वो जो साइट है जो चंद्रपुर सिटी में ही आती है, सिटी के आउटस्कर्ट्स में ही है वो, तो it will be the largest stone age site of Maharashtra and probably one of the largest of India. तो यहाँ पे अभी एक्सकेवेशन होने वाला है, डेक्कन कॉलेज एक्सकेवेशन करने वाला है डॉक्टर क्रांति पवार, और उसके बाद वहाँ पे एक म्यूजियम बनेगा, हिस्टोरिक पार्क भी बनने वाला है जो महाराष्ट्र का हिस्सा होगा, एंड दैट विल बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द साउथ एशिया, जहाँ पे उसके मॉडल्स रखेंगे। और जो वहाँ पे जो स्टोन टूल्स है, मेरा ऐसा मानना है क्योंकि बहुत सारे बरीड स्टोन टूल्स है, उसके लिए एक्सकेवेशन करना पड़ेगा, लेकिन उसका पोटेंशियल इतना है, वो बड़ी फैक्ट्री साइट है जहाँ पे बड़े पैमाने पे उसका मैन्युफैक्चरिंग होता था, स्टोन टूल बनाए जाते थे, तो वहाँ पे लैक्स ऑफ टूल्स मिल सकते हैं। जनरली किसी भी रिवन बेसिन में 8-10 टूल्स मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है, बहुत पेनस्टेकिंग वर्क है और बहुत आर्ड्यूस वर्क है, जिसमें कभी कभी बहुत बड़े पैमाने पे रिसर्चर इकट्ठा होके बड़े प्रोजेक्ट लेके वो उसकी सर्चिंग चालू होती है। लेकिन यहाँ पे लैक्स ऑफ टूल्स है जो स्कैटर्ड मिलते हैं, इतने बड़े पैमाने पे मिलते हैं कि बहुत सारे टूल्स और किसी और जगह पे पाए नहीं जाते, बहुत जाइजेंटिक टूल्स थे। कुछ टूल्स मेरे पास इतने बड़े थे कि जो ऑलमोस्ट 30-35 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर तक के बड़े टूल्स थे। एक तो 55 वाला एक लार्जेस्ट टूल है मेरे पास उस साइड से। तो ये साइड आखिर करके बची, और अभी इस पे जो प्रीहिस्टोरिक पार्क होने वाला है, मैं ये सोचता हूँ कि एक बड़ी अचीवमेंट हुई, और हमें ये बचाना चाहिए ताकि हमारी आने वाली जनरेशन इस बुक में ना पढ़े कि प्री हिस्ट्री क्या थी, ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे था, उनको देखने के लिए भी मिले कि स्टोन टूल्स क्या होता है, कैसे वो बनाए जाते थे, किस तरीके से ह्यूमन एडवांसमेंट हुआ, इस तरीके से हम लोगों ने किया था। क्योंकि आप देखो कि स्टोन एज या फिर जुरासिक एज के बारे में बच्चों को बहुत बहुत बड़े पैमाने पे एक अट्रैक्शन रहता है कि उनको जानकारी चाहिए होती है, और वो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि ये क्या था, कैसे था, किस तरीके से होता था, इसके लिए। तो ये उनको हम लोग अगर दे सके, उनको ये सब जानकारी मिल सके, जो डायरेक्टली मिले, तो वो एक बड़ा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। तो ऐसे ही वर्क अभी मैं वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी और रेस्ट ऑफ विदर्भ में कर रहा हूँ, स्टोन एज के बारे में जानकारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना और वो रिपोर्ट करना, जिससे वो साइट्स भी बचे, और साइट की जो नए रिसर्चर न्यू कमर्स आएंगे उनको भी वहाँ पे टूल्स मिले, वो टूल्स देख सके और उसको उसका यूज लाइवलीहुड जनरेशन में लोगों को हो, और उस एरिया का भी ये हो सके, डेवलपमेंट हो सके। और जो एक साइट मैंने अभी कही थी वर्धा बेसिन में है, डायनासोरस की साइट, जहाँ पे बहुत सारे फॉसिल्स हैं, मैंने सिर्फ कुछ फॉसिल्स ही वहां से रिपोर्ट करने के लिए इकट्ठा किए हैं, बहुत कम है, हैंडफुल है सिर्फ, लेकिन बहुत सारे उस पर थाउजेंड्स ऑफ फॉसिल्स है जो ऑलरेडी जीएस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने कलेक्ट किए हैं। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ लोग कलेक्ट ना करें, वहाँ पे कुछ फॉसिल पार्क बने या फिर उसका म्यूजियम बने, ताकि वहाँ के लोगों का भी डेवलपमेंट हो। ऐसा ना हो कि इतना पोटेंशियल होके भी वहाँ का एरिया, सराउंडिंग एरिया वही वैसे ही रहे, पॉवर्टी में ही रहे। तो मैं चाहता हूँ कि इन चीजों पे लोगों ने आगे आके, रिसर्चर्स ने आगे आके अभी एक्टिवनेस दिखाने की जरूरत है। प्रो डेवलपमेंटल ही स्टैंड होना चाहिए और विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। वी शुड प्रेजेंट हाउ दिस थिंग्स टू बी डन,
ऐसा नहीं कि डिस्ट्रक्शन करके या फिर कुछ नए प्रोजेक्ट है उसको हम लोग पूरा एक तरीके से पूरा आउट साइडलाइन करके करें, ऐसा नहीं है। तो दोनों का विन-विन सिचुएशन किस तरीके से किया जाए ताकि ये एक एस्थेटिक एलिमेंट भी होता है, एक वैल्यू एडेड एलिमेंट भी होता है, जिससे टूरिज्म का भी टूरिज्म से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है, हेरिटेज में भी इसका एक इस्तेमाल हो सकता है और इसमें एक बड़ा पोटेंशियल ये है कि फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, यानी फॉरेन टूरिस्ट को बाकी चीजों से ज्यादा ये ह्यूमन इवोल्यूशन, डायनासोरस, फॉसिल, स्टोन एज, इस पे ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इस पे रिसर्च भी उनका बहुत डीप और बहुत एक्सटेंसिव होता है। तो इससे हम लोग और ज्यादा जानकारी पा सकेंगे तभी कि एक्जिस्टिंग फ्लोरा, फाउना, प्लांट्स और एनिमल्स की जानकारी मिलेंगी और बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। जैसे एक फैक्ट था कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस चंद्रपुर से मिला है और आज भी वो पूरा चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा जो रीजन है विदर्भ का, वो आज भी राइस बाउल ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है। आज भी वहाँ पे यानी लाखों सालों से हम देख सकते हैं कि राइस वहाँ से है और आज भी वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे राइस प्रोडक्शन किया जाता है। समर में भी होता है, विंटर में भी होता है और रेनी सीजन में तो होता ही होता है। ठीक है, मैंने ये टॉपिक का एक जनरल व्यू देने की कोशिश की जिसमें जुरासिक एरा से अप टू स्टोन एज तक जो कुछ मेरे पास इसके ट्रेसेस थे, फॉसिल्स है या स्टोन एज टूल्स है, वो सब मैंने दिखाए आपको कि आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिली, जानकारी मिली और कुछ मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे कुछ शेयर कर सका। और एसीटी का ये जो प्लेटफॉर्म था जहाँ पे ये सब प्रेजेंट करने की और प्रोजेक्ट करने की मुझे अपॉर्चुनिटी थी, तो उसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस वर्क को आप सीरियसली ले और आप में भी जो इंटरेस्टेड है, अगर वो मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो लिंक में भी कर सकते हैं या फिर मेरे प्रोफाइल पे भी कर सकते हैं और उस एरिया पे जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ पे भी रिसर्च और डिस्कवरीज की जा सकती है, रिपोर्ट किया जा सकता है और ये एक बड़ी स्ट्रेंथ है जिससे हम लोग नए टाइप के और साइट और हेरिटेज साइट्स हम लोग आगे ला सकते हैं। इसका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और उस गांव के विकास में भी एक बड़ा ये होगा, हाथ होगा। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग एंड सी यू अगेन। Do share your feedback in the comment section. If you like this topic, don't forget to like and subscribe to our channel.